हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट सिखाने के लिए अगर मैं इसको कोशिश करूं एक्सप्लेन करने का ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो। इसलिए मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को 2 पार्ट में एक्सप्लेन करने का। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टोटल 2 वीडियो होने वाला है। ये फर्स्ट पार्ट है। आइए जितना हम लोग कवर कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आप इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहे हैं कि हमारे इस चैप्टर का मेन मकसद है ये बताना कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो हमारा सारा का सारा फोकस इस बात पे होने वाला है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और 1 बाय 1 हर टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे चैप्टर का होना चाहिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। जब हम लोग ये सुनते हैं कि कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर इन जनरल जब हमें केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना होता है तो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन से हमें क्या समझ में आता है। तो केमिकल रिएक्शन का ये प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन है, मैं इसको थोड़ा इजी बना के समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में बदल देना या बदल जाना को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे रस्टिंग, जब वो आयरन था नॉर्मल फॉर्म में तो आयरन देखने में, उसके लुक में, उसके शाइनिंग में बिल्कुल डिफरेंट था। जब वो रस्ट बन जाता है उससे, तो रस्ट जो है वो आयरन से देखने में बिल्कुल अलग लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसमें आयरन कन्वर्ट हो गया रस्ट में, एंड रस्ट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द आयरन। ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जैसे दूध से हम लोग दही बना लेते हैं तो दूध ओवरऑल टेक्सचर में, टेस्ट में दही से बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे कुछ नया फॉर्म हो गया है जिसको हम फिर से वैसा नहीं बना सकते जैसा वो था। तो यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर जब हम किसी फूड को डाइजेस्ट कर जाते हैं तो फिर से उस फूड को हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जब डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो एक्चुअली में फूड को उनके कंपोनेंट में तोड़ा जाता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, इसका दूसरा एक डिफिनेशन होता है कि द प्रोसेस इन विच the overall composition of a substance change or the rearrangement of the particles of a substance takes place. For example, अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है वाटर। ओके, तो हम लिखते हैं H2 + O2 फॉर्म होता है H2O। सॉरी, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए, तो इसको माइंड मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने बैलेंस नहीं किया है फिलहाल, बस ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने मिलाया तो ये H2O फॉर्म हो गया। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का आपस में जो रीअरेंजमेंट हुआ है वो कुछ ऐसा है कि पहले हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर के एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा था। ऑक्सीजन आपस में 2 ऑक्सीजन के एटम को कंबाइन करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहा था। बट ये दोनों जब एक साथ आए तो आपस में कंबाइन होकर के इन्होंने H2O का अरेंजमेंट किया। तो अब ऑब्वियसली देख के ही लग रहा है कि हाइड्रोजन का अरेंजमेंट पहले कुछ और था, ऑक्सीजन का अपना एक अरेंजमेंट था, बट बाद में जब दोनों मिल गए तो इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ अ सब्सटेंस हुआ है। इससे इस तरह के रीअरेंजमेंट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। नाउ अब अगर एक बार हमने ये समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें आपने कई बार ये पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़। ओके, यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म्स होते हैं विथ इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन पे फोकस करें तो हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखें और थोड़ा सा भी हीट प्रोवाइड करें तो वो बर्न होने लगता है। तो हाइड्रोजन एक बर्न होने वाला एक फ्लेमेबल काइंड ऑफ सब्सटेंस है। और ये हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीज़ को बर्न होने में हेल्प करता है। तो ज़रा केमिकल रिएक्शन के सिचुएशन पे गौर कीजिएगा कि जब हाइड्रोजन, जो कि ऐसा सब्सटेंस है कि वो बर्न होगा, ऑक्सीजन एक ऐसा सब्सटेंस है कि बर्न होने में हेल्प करेगा, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं वाटर। और आम तौर पे जब कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है इसकी प्रॉपर्टीज़ से। वाटर में आग नहीं लगती, उल्टा ये आग पे डाल दे तो बुझ भी जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करता है तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ वो जिन सब्सटेंस से मिलके बना है उससे इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को या फॉर्मेशन को या चेंज को भी केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारे डेफिनेशंस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के कर लिए। आई होप कि आप केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ईजिली समझ गए होंगे अभी तक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो केमिकल रिएक्शन का दो मेन पार्ट होता है। ओके, पहला पार्ट होता है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट होता है प्रोडक्ट। जैसे अभी जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था, अगर उस इक्वेशन को हम समझने की कोशिश एक बार फिर से करें तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा था प्लस ऑक्सीजन लिखा था। ऑफकोर्स नीचे इसमें 2 लगाना ज़रूरी है, ये इनका एटॉमिसिटी होता है। हम लोग कभी सेपरेटली इसको डिस्कस कर लेंगे कि एटॉमिसिटी क्या होता है। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि ये H2 के फॉर्म में होना चाहिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होना चाहिए और ये एज अ रिजल्ट फॉर्म करते हैं H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दोनों सब्सटेंस हैं जो आपस में कंबाइंड होकर के बाद में कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, इन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है और एज अ रिजल्ट जो फॉर्म हुआ है इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब भी दो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होने के बाद वो कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। अब वो जो कुछ भी नया बनाते हैं वो प्रोडक्ट होता है और जो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही होती हैं वो हमारा रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो इससे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स का है कि लाइक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा था हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रखेंगे तो बर्न होगा और बर्न होकर एज अ रिजल्ट फॉर्म करता है वाटर, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नाउ इसमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी दिया गया है कि बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज cleaned by rubbing with sandpaper. This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of the magnesium ribbon. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं तो वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैग्नीशियम रिबन वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और बर्न होने के बाद ये एक पाउडर रिलीज करता है वाइट कलर का, और वो पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का। मैंगनीज को अगर आप लोग जानने की कोशिश करें तो सिल्वरी वाइट कलर का एक मेटल होता है और ऑक्सीजन का ऑफकोर्स कोई कलर नहीं होता, ये गैस है, ट्रांसपेरेंट ही होता है। और जब ये आपस में रहते हैं और हम फिर इन्हें बर्न करने की कोशिश करते हैं तो एज अ रिजल्ट कुछ फॉर्म होता है। बट इससे पहले हम इसे सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं। क्यों करते हैं? तो मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनके सरफेस के ऊपर कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर फॉर्म हो जाते हैं जो इन्हें फर्दर बर्न होने से रोकते हैं। तो उनकी बर्निंग को ईजी बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले मैग्नीशियम के सरफेस को सैंड पेपर से रब कर लेना है ताकि इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ स्मूथली हो सके। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई वी क्लीन द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम बिफोर बर्निंग इट, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि मैग्नीशियम का सरफेस मैग्नीशियम कार्बोनेट के एक लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, कवर्ड होता है, जो कि उसे फर्दर रिएक्शन करने से रोकता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम, या इसको ईजिली करने के लिए, रिएक्शन को ईजी बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए हम उसके सरफेस को सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं। नाउ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फर्दर एक डेफिनेशन है कि सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ऑफ कोर्स जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। जैसे इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ने किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ओके, और एज अ रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ है MgO, तो MgO हमारा प्रोडक्ट है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो जाएंगे। हमारा इस बार का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, तो पहले मैं थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन सिलेबस को। उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि इन सारे थ्योरीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कैसे फॉर्म हो सकते हैं। तो इसके लिए हम करने ये वाले हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट बनाऊंगा जिसको मैं 1 बाय 1, सेक्शन बाय सेक्शन, अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूँगा।
और आप वन बाय वन हर एक वीडियो से ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, आंसर देख करके प्रैक्टिस आप वैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई वीडियो लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। बट जो सबसे बड़ा इशू हम लोगों के साथ आ जाता है कि हम सिर्फ आंसर लर्न करेंगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो हम फिर उसका आंसर दे नहीं पाएंगे। इसलिए हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट समझने पे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीकों को समझने पे, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे टाइम मैनेजमेंट को समझने पे। ये बहुत बड़ा इशू होता है हमारे साथ कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं ठीक से, जिसके कारण हमारा ओवरऑल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन या फिर उसको सही टाइम पे पूरा कर लेना ये एक चैलेंजिंग होता है। लास्ट में हमारा 2-4 क्वेश्चन बच जाता है, फिर हम जल्दीबाजी में कुछ भी लगा देते हैं और बाद में कहते हैं कि ओफ टाइम नहीं था इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि 40 मिनट में जितना भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो कैसे करें, मतलब 40 क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है उसमें हम कैसे अटैम्प्ट करें वगैरह वगैरह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली मैं इस चैप्टर को अगर मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँ ना तो इसमें 3 ही मेन पार्ट हैं। पहला केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डेफिनेशन। दूसरा हम ले सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर थोड़ा बहुत हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे, फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे, और सबसे लास्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल इस चैप्टर का मेन टॉपिक यही है। अब मैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैं आज सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक तक ही एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम वीडियो का लेक्चर एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन को विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ही होता है एक तरह का पहचान, खासियत। अब अगर कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसका कोई ना कोई पहचान तो होना चाहिए ना कि हाँ ऐसा हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को ही समझने के लिए हमारे सामने ये टॉपिक दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस? नाम से ही क्लियर है कि अगर कहीं पे किसी रिएक्शन के बाद या फिर कोई चेंज हो रहा हो और उसके बाद वहाँ पे गैस अगर इवॉल्व हो रहा हो तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं हम उनको डिफाइन नहीं करेंगे, बस उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है अगर किसी केमिकल चेंज में या फिर किसी भी चेंज में गैस इवॉल्व हो रहा हो तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। ओके, बट हर बार ऐसा नहीं है। जैसे कि फिजिकली कुछ सब्सटेंस लाइक वाटर से चेंज होकर के गैस बन जाते हैं तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि सर इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हो रहा है। तो क्या ये भी केमिकल रिएक्शन है? तो नहीं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। टोटल 4-5 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे जिसमें से एक इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है। तो अगर कहीं पे कुछ सब्सटेंस चेंज हो रहा हो वन सब्सटेंस टू अनदर और एज अ रिजल्ट वहाँ पे कोई गैस इवॉल्व हो रहा हो तो हम इसको इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। एक चीज़ पे और आपको फोकस रखना है, जब भी कहीं गैस इवॉल्व हो रहा होगा तो हम ये एरो ऊपर के डायरेक्शन में दिखाते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना तो हम एरो नीचे की तरफ दिखाते हैं। ये बात याद रखना है कि ये एरो ऊपर का क्या मतलब है, एरो नीचे का क्या मतलब है। प्रेसिपिटेट वगैरह क्या होता है वो हम लोग आगे जाकर भी समझने ही वाले हैं, तो उसके बारे में चिंता नहीं करना है। फिलहाल बस ये समझ लेना था कि व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, वैसे हाइड्रोक्लोरिक से भी हो सकता है बट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एज अ रिजल्ट फॉर्म होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो यही गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है और उस गैस के इवॉल्व होने से हम ये समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, इस रिएक्शन में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक और है जो पता होना चाहिए कि जिंक एक मेटल है और H2SO4 एक एसिड है, एंड जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। ये बात याद रखिएगा, बशर्ते कि वो मेटल जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। जैसे कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या फिर नहीं के बराबर हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा। बट जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल हैं जब वो किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और इसका कारण यही है कि हाइड्रोजन अगर लेस रिएक्टिव है किसी मेटल से तो वो मेटल हाइड्रोजन को उस एसिड में से डिस्प्लेस कर देगा। और हम ये जानते हैं कि कोई भी एसिड जो कि एसिड इसलिए होता है क्योंकि उसमें H+ आयन होता है। तो अगर कोई मेटल जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो अगर उस एसिड से रिएक्शन करेगा तो उसमें अवेलेबल
H को डिस्प्लेस कर सकता है, जो कि यहाँ पे किया गया है। जब जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन किया तो एज अ रिजल्ट उसने हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया और नया सब्सटेंस बना हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा है चेंज इन कलर। अब ये कई सारे सिचुएशन में फिजिकल चेंज में भी कलर चेंज हो जाता है, तो सिर्फ चेंज इन कलर ही कैरेक्टरिस्टिक हमें ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बट ये भी सच है कि कई सारे केमिकल रिएक्शन में भी कलर चेंज होता है। तो उस हिसाब से कलर का चेंज होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अगर इसका हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल था, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे नोट कर रखा है कि पर्पल कलर्ड का था। और जब उनका आपस में रिएक्शन होता है तब ये जो नया सब्सटेंस बनाते हैं सॉल्यूशन, वो कलरलेस होता है। ओके, तो यानी कि व्हेनेवर सिट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से तो उसका कलर पर्पल से चेंज होकर के कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर का चेंज होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसका कलर ऑरेंज होता है पहले सल्फर डाइऑक्साइड का, और वो बाद में हो जाता है ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलर है वो चेंज होकर के ऑरेंज से ग्रीन हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि किस कलर से कौन सा कलर चेंज होता है, कौन सा सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस से रिएक्शन करता है, तब ऐसा होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा विथ इक्वेशन। अगर ये चीज़ें आप ठीक से याद नहीं रखते हैं तो बाद में फिर रिवाइज करने में आपको दिक्कत होगी और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो केमिस्ट्री को ठीक से पढ़ने का और समझने का सबसे ज़रूरी तरीका ये है कि आप इसमें जितने भी केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन हैं उनको फंडामेंटल लेवल पे समझ लें। अगर इस वीडियो पे व्यू अच्छा खासा जाता है और आप लोगों की डिमांड होती है या फिर नहीं भी होती है तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में सेपरेटली केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का कि केमिकल इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं, ये फार्मूला जो लिखा जाता है वाटर का और समथिंग का, ये बनाया कैसे जाता है, इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो वो जो नंबर हम लिखते हैं H2O वहाँ पे 2 क्यों आया, O सिंगल क्यों है, CO2 में O पे 2 क्यों चला गया, C सिंगल क्यों है, या H2SO4 में H2 है, S सिंगल है, O4 है, ये सारे नंबर्स ऐसे क्यों हैं। फिर जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना करके उसमें एक्सप्लेन कर लेंगे। मैं बीच में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग टॉपिक से डेविएट हो जाइएगा। तो फिलहाल इस टॉपिक पे बने रहते हैं। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा है, आई होप आप लोग चेंज इन कलर को समझ गए होंगे, नाम से क्लियर है, जिसमें कलर चेंज हो जाए बस वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। और कलर चेंज होने का हमने 2 एग्जाम्पल लिया है। पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट जब सिट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो वो कलरलेस हो जाता है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड जो कि ऑरेंज कलर का होता है जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो उसका कलर ऑरेंज से चेंज होकर के ग्रीन हो जाता है। तो ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। नाउ चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस को अगर समझने की कोशिश करें तो चेंज इन स्टेट बहुत बार फिजिकल चेंज में भी आता है। लाइक आइस को हमने अगर हीट कर दिया तो वो लिक्विड बन गया मेल्ट होकर के, तो क्या यहाँ पे स्टेट का चेंज होना केमिकल चेंज है? तो नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। आइस के फॉर्म में भी H2O ही था, वो उसका जो मेन मॉलिक्यूलर फार्मूला था सब्सटेंस का, और वाटर के फॉर्म में भी उसका फार्मूला H2O ही है, तो कुछ नया फॉर्म वहाँ पे नहीं हुआ। बट नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है कि ये कुछ नया ज़रूर फॉर्म होता है। तो वैसे सिचुएशन के लिए हमें ये समझ के चलना है कि अगर कुछ नया फॉर्म हो जाए, कुछ ऐसा जो कि पहले नहीं था और तब चेंज हो उसका कलर, तब हम ये बोल के चलेंगे कि यहाँ पे चेंज इन कलर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया है? कंबशन रिएक्शन। हमारे सामने एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन। तो ये जो कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का बर्न होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इस जगह पे कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स है। तो जब कैंडल वैक्स का कंबशन रिएक्शन होता है तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका स्टेट जो है वो चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, और फिर लिक्विड से चेंज होकर के गैस हो जाता है और बाद में वो बर्न हो जाता है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये स्टेट चेंज हुआ तो हम इस चेंज ऑफ स्टेट को फिर से वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट होकर के हवा में चला गया, और नहीं भी जाता तो हम उसको फिर से कैंडल वैक्स नहीं बना सकते थे। तो यहाँ पे ये चेंज इन स्टेट हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा।
अच्छा, इसमें अगर हम ऐसा करने के लिए कहा जाता है कि किसी कंटेनर में हम कैंडल वैक्स को रख के कंटेनर को गर्म कर दें, बट उस कैंडल वैक्स में आग नहीं लगना चाहिए, तो ऐसे केस में भी कैंडल वैक्स का स्टेट चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। तो क्या वैसे केस में भी हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं बना है, और वैसे भी वो कैंडल वैक्स जब फिर से सॉलिडिफाई होगा तो फिर से वैसा ही बन जाएगा। तो इस मामले में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जब वो पूरी तरह से चेंज हो जाए और कुछ नया बने, तब उस चेंज ऑफ स्टेट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। किसी सब्सटेंस का रिएक्शन के बाद या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, इसलिए जो चेंज इन टेम्परेचर है वो दो तरह का होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो, यानी हीट देने के बाद वो केमिकल रिएक्शन हो, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम। सॉरी, यहाँ पे एंड मिस्ड है, तो आप समझ लीजिएगा। क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो राइज इन टेम्परेचर, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस एग्जाम्पल को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। क्विकलाइम क्या होता है और वाटर क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस सेंटेंस को ठीक से समझ नहीं पाइएगा। तो क्विकलाइम क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। क्विकलाइम एक्चुअली में कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है। तो क्विकलाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO। ये जो क्विकलाइम आपको दिख रहा है ये हमारा CaO है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस वाटर। वाटर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अच्छा, अभी मैं जो भी इक्वेशन लिख रहा हूँ उसे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है, तो मैं उस पर फिजूल में नहीं आना चाहता। नाउ CaO प्लस H2O हमारा रिजल्ट फॉर्म हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं तो एज अ रिजल्ट फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हीट भी फॉर्म होता है। हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये डेल्टा का सिंबल यूज़ करते हैं, ट्रायंगल जैसा दिखता है। ठीक है, नाउ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम। स्लेक लाइम कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ऐसा होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर एक्चुअली में इंक्रीज़ होने वाला चेंज होता है, तो हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर इस तरह से एक एग्जाम्पल हो सकता है केमिकल रिएक्शन का, या फिर कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है केमिकल रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनुलीज एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे भी राइज इन टेम्परेचर ही हुआ है। जिंक को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक को डाला है तो एज अ रिजल्ट फॉर्म हो जाएगा जिंक सल्फेट, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और वो बर्न होगा ऑफ कोर्स, और वो वहाँ हीट भी रिलीज होगा। तो ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो विच इज़ राइज इन टेम्परेचर, जहाँ भी दिखे इसका मतलब ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने से पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट को। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? तो प्रेसिपिटेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने किसी दो सॉल्यूशन को आपस में रिएक्शन करवाया और एज अ रिजल्ट उस सॉल्यूशन में कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जाए जो कि सॉल्यूबल नहीं हो सॉल्यूशन में, और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, नाउ अब हमारे सामने टॉपिक ये है कि कैरेक्टरिस्टिक के टर्म में बताना है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर कोई दो लिक्विड केमिकल सब्सटेंस को आपस में रिएक्शन करवाएं और उसमें कुछ ऐसा फॉर्म हो जाए जो कि इनसॉल्यूबल हो उस लिक्विड में, तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इसके लिए अगर एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो हमारे सामने सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एज अ रिजल्ट फॉर्म हो जाता है बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो बेरियम सल्फेट सब्सटेंस है यही हमारा प्रेसिपिटेट है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी भी एसिड ही है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है बेरियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन में चूंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो ये हमें ये बता सकता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो,
यानी कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा हो जो कि इनसॉल्युबल हो उस लिक्विड में, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ इस केमिकल रिएक्शन में एक या फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन क्लास 10। ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो जाए। हमने सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, और मैंने इसमें बताने की कोशिश की थी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड हो और कुछ नया बनाए जो इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सब्सटेंस हो, या फिर कोई सिंगल सब्सटेंस से स्प्लिट होकर के कोई टू और मोर सब्सटेंस बना दे और वो इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सब्सटेंस हो, तो ऐसे केस में इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस टॉपिक के हिसाब से अगर हम लोग डेफिनेशन बोलने की कोशिश करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल मैं इसका दे चुका हूँ, उसके ऊपर बार बार हम लोग नहीं जाते। केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब जो पार्ट या जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे Mg+O2 जो है ये हमारा रिएक्टेंट है, और एज अ रिजल्ट जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि टोटल 5 है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वन बाय वन हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एज अ रिजल्ट गैस इवॉल्व हो। एग्जांपल मैंने दिया था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एज अ रिजल्ट फॉर्म हो जाता है जिंक सल्फेट, और जो गैस इवॉल्व होता है वो है H2। मैंने इसके लिए बताया था कि एरो अप का सिंबल होता है, इस बात को याद रखना है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। ऑफकोर्स अगर किसी सब्सटेंस का रिएक्शन के बाद कलर चेंज हो जाए तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। बट इसमें मैंने ये ध्यान रखने के लिए आप लोगों को कहा है कि चेंज ऑफ कलर हर बार केमिकल रिएक्शन का सिंबल नहीं होता, तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से भी कंपेयर ज़रूरी है। इसमें मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट में जब रिएक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका कलर कलरलेस हो जाता है, यानी वो कलर में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, और इसमें कंबशन रिएक्शन ऑफ अ कैंडल वैक्स सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है। कैंडल वैक्स को जब हम लोग बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सॉलिड से पहले लिक्विड बन रहा होता है, फिर लिक्विड से गैस बन के खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है चेंज ऑफ स्टेट का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस को मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप 10th में, इसलिए आपको सिर्फ 5 ही बताया गया है। चेंज इन टेम्परेचर भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें दो तरह का चेंज हो सकता है, या तो चेंज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है या फिर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इस केस में मैंने आप लोगों को एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल नहीं दिया है। मैं आपको फ्यूचर में कभी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझाऊंगा तो मैं उसमें उसका एग्जाम्पल दे दूंगा। फिलहाल जब क्विक लाइम वाटर से रिएक्शन करता है तो स्लेक लाइम फॉर्म करता है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, जो कि राइज इन टेम्परेचर है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट एक मैंने इसी में एग्जांपल दिया था, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनुलेज एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि जब ऐसा हम करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और वो भी पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाता है, और अगर उसे बर्न ना भी करें तो भी इसमें हीट इवॉल्व होता है। अगर आपको चेक करना हो तो जिस कंटेनर में आपने ये रिएक्शन करवाया है, जो कि मोस्टली ग्लास का होता है, अगर आप उसे टच करेंगे तो वो कंटेनर आपको हॉट लगेगा क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, और आपके इस चैप्टर के लिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए पहले आपको प्रेसिपिटेट का मतलब पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट होता यह है कि जब भी कोई दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करेगा तो उनके बीच में कोई ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब बेरियम क्लोराइड में H2SO4 रिएक्शन करता है तो हम जानते हैं बेरियम क्लोराइड भी एक्वस लिक्विड होता है और H2SO4 भी एक्वस लिक्विड होता है, जो कि एक दूसरे में सॉल्युबल हैं। बट जैसे ही रिएक्शन करते हैं एक नया सब्सटेंस बनता है बेरियम सल्फेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है। वहीं पे जो एक नया सब्सटेंस बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो इसके कारण वो एज अ प्रेसिपिटेट नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।